देखिए, पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह देना चाहते हैं। अगर पुलिस शांतिपूर्ण सत्याग्रह नहीं देने देगी तो दिल्ली का कार्यकर्ता मेरे दफ्तर आते हुए जहां रोका जाएगा वहां सत्याग्रह करेगा। मेरा नेता जहां उसे रोका जाएगा वहां सत्याग्रह करेगा, वहीं रुकेगा और वहीं पे जो भी होगा उसके लिए जिम्मेवार भाजपा और दिल्ली पुलिस रहेगी। ये पुलिस चाहती है कि कोई ना कोई तरह से लोग परेशान हो, दिल्ली के लोग परेशान हो। कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा का डर्टी ट्रिक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट और कुछ मीडिया भी बार बार ये बात चला रहा है कि देखो, मोदी जी को बुलाया था एसआईटी ने, वो तो चुपचाप चले गए थे, कोई हंगामा नहीं था, कोई विरोध नहीं था, जैसे ही बुलाया चले गए, कभी एसआईटी पे सवाल नहीं किया। तो मैं गुजरात से आता हूं और इस पूरे दौर का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने सोचा आपके जरिए इस देश को भी सच्चाई बताना जरूरी है। जब एसआईटी ने समन किया, पूरे गुजरात में रातों रात दीवालों पे बहुत ही गंदी भाषा में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार, कांग्रेस के नेता और स्टेट में सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है गवर्नर का, उस गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी को समन किया था, दीवालों पे बड़े बड़े स्लोगन लिखे गए। उस वक्त पे गुजरात की गवर्नर एक 80 साल की ऐसी महिला थी जो गांधीयन विचारधारा से जुड़ी थी। गांधी जी के कहने पे इस देश में जब गांधी जी ने आह्वान किया कि छात्र भी आजादी की लड़ाई में जुड़े, तो ये गुजरात की उस वक्त की गवर्नर साहिबा ने छात्रा होते हुए छात्रों की सेना बनाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और उसकी अगुवाई की थी। और उस गवर्नर का मोदी जी को बुलाने में या एसआईटी में कोई रोल नहीं था, फिर भी पूरे गुजरात में लिखा गया गवर्नर चोर है। बड़े बड़े स्लोगन्स, अगर आपके किसी के पास आर्काइव होगा तो पुरानी वीडियो या फोटोज निकालोगे, आपको भी वो मिल जाएगा। आपने सबने सुना कि मोदी जी तो तुरंत चले गए थे, एसआईटी का विरोध ही नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त पे जब एसआईटी बुलाना चाहती थी, मोदी जी को समन्स आया है, तो उसके खिलाफ उस वक्त के बीजेपी के एमएलए कालू मालीवाड़ वो हाईकोर्ट में गए और उसने कहा एसआईटी को किसी को भी समन करने का अधिकार नहीं है। वो खुद भी उसमें से एक एक्यूज थे और उसने कहा कि हमें विटनेसेस हो या एफआईआर में या एक्यूज की पिटीशन में नाम हो, उसे एसआईटी बुला नहीं सकती है। हाईकोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी। एसआईटी में नहीं जाना था मोदी जी को। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले आए और सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी के वकीलों ने बहुत वकालत की। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। उस पिटीशन में
गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक एफिडेविट फाइल की, समन गुजरात के चीफ मिनिस्टर को किया था, और जिस गवर्नमेंट को हेड करते थे उस मोदी जी की सरकार ने एक एफिडेविट फाइल की कोर्ट के सामने, हायर जुडिशरी के सामने, और उसमें लिखा कि एसआईटी हैज नो पावर्स टू कॉल एनी पर्सन। एसआईटी को किसी को समन करने का अधिकार नहीं है। पर हाईकोर्ट ने भी जब कोई रिलीफ नहीं दी, पिटीशन खारिज कर दी, और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत ना मिली, तब जाके मोदी जी एसआईटी में पेश हुए। और जैसा मैंने कहा कि एसआईटी में पेशी हुई तो गुजरात में दीवालों पे स्लोगन लिखे। मोदी जी चाहते थे कि उनके समर्थन में पूरे देश में भाजपा निकले। भाजपा के ही एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उन्होंने मुझे बताया था कि देश का कोई भी बीजेपी का नेता इसके समर्थन में खुल के नहीं निकलेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म निभाओ, इसने नहीं निभाया है। और हमारी भाजपा की लीडरशिप कहती है कि कानून कानून का काम करेगा। मोदी जी से भाजपा ने अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि कोई छोटा मोटा किस्सा नहीं था, बहुत सारे मर्डर्स के कॉन्स्पिरेटर के तौर पे एसआईटी ने बुलाया था। एक और बात कुछ लोग चलाते हैं कि ये क्या हो गया, मोदी जी आज कांग्रेस के नेता को बुलाते हैं, कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने भी मोदी जी को या अमित शाह को बुलाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी अगुवाई वाली यूपीए सरकार से किसी भी सेंट्रल एजेंसी से ना अमित शाह को ना मोदी को कोई समन्स भेजा था। कांग्रेस का कोई डिसीजन उस सरकार का नहीं था। सरकार ने किसी एजेंसी को नहीं कहा था कि तुम ये करो। ये डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था कि एसआईटी बनेगी और एसआईटी जांच करेगी। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी किसी भी एजेंसी के जरिए अमित शाह को या मोदी को समन नहीं भेजा था। गुजरात हाईकोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी जिसमें अमित शाह की सारी हकीकत बाहर निकाली। वो भी हाईकोर्ट की बनाई हुई एसआईटी थी, और मोदी जी को जिसने समन्स किया उस कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की किसी एजेंसी के जरिए कांग्रेस ने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी ने इनको बुलाया था। ये सच है, और दूसरी तरफ झूठ के पुलंदे बांधे जा रहे हैं। और दोनों केस में बहुत बड़ा फर्क है। एक सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी बहुत सारे मर्डर के केस में एक एक्यूज्ड को समन करती थी उस वक्त, और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे जिस ईडी ने पहले इस केस को जांच लिया और क्लोज किया, इसी एलिगेशन को इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया। इसी एलिगेशन को लेके कोर्ट में गए, और अगर कोई सीरियसनेस होती तो कोर्ट, जिसमें बेल भी नहीं मिलता, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, पहले ईडी ने इसको देख लिया था, तो अब दोबारा ईडी उसी मैटर को पॉलिटिकल वेंडेटा के तरह उठा रही है। एक और वो थे मोदी जी जिसको प्रधानमंत्री उसी पार्टी के कहे थे, उन्होंने कहा था कि तुम राजधर्म निभाओ, और कोई भी भाजपा का नेता उसके साथ नहीं खड़ा रहना चाहता था, ना देश के लोग उनके लिए सिंपैथी रखते थे। दूसरी ओर
एक फॉल्स एलिगेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा, जहां कोर्ट का कोई रोल नहीं, एक एजेंसी को पॉलिटिकल प्रेशर के दौरान करके जहां कोई गुनाह नहीं, वहां एक बार केस देख लेने के बाद दोबारा पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बुलाते हैं, जिनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, देश के लोगों की सिंपैथी है, पब्लिक खुद जानती है। तो ये दोनों के बीच का जो एक गलत तरीके से पिक्चर बनाया जाता था, तब उस वक्त पे मैंने आपके सामने कुछ तथ्य यहाँ रखे हैं। और एक दूसरा भी आपको बता दूं कि कल हमने पूरे देश में ये पॉलिटिकल वेंडेटा, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, मिसयूज ऑफ पावर, गुनाह ही नहीं है, फिर भी जिस तरह से परेशानियां की जा रही है, उसके विरोध में जहां जहां भी महात्मा गांधी जी का कोई प्रतिमा, कोई स्मारक, कोई जगह होगी, वहां कल पूरे देश में कांग्रेसी धरना देंगे। दिल्ली में हमने तय किया था कि हम शांतिपूर्ण धरना देंगे, राजघाट जाएंगे, सारे एमपीज, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स और लीडर्स राजघाट पे धरना देंगे, शांतिपूर्ण धरना होगा, हमारा सत्याग्रह होगा। फ्राइडे को हमने तय किया, बता दिया था पुलिस को, शुक्रवार को फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, हमको कहा गया कि राजघाट हम परमिशन देंगे। आज सुबह कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विजिट है, उसके बाद देखेंगे। बाद में कहा कि राजघाट पे आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये पुलिस चाहती है कि कोई ना कोई तरह से लोग परेशान हो, दिल्ली के लोग परेशान हो। फिर कहा गया कि नहीं, आपको राजघाट जहां धरना होता है वहां नहीं, अंदर चले जाना, राजघाट के अंदर। हमने कहा ठीक है, राजघाट के अंदर बैठेंगे। तो कहा राजघाट के अंदर जाओगे पर मीडिया नहीं आने देंगे। माने आप लोगों से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, मीडिया नहीं होगा, टेंट लगाने की परमिशन हम नहीं देंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप जानते हो अभी वेदर, तो टेंट नहीं होगा। तीसरा कहा माइक नहीं होगा। चौथा कहा बसेस से लोग नहीं आएंगे। माने एक तरीके से राजघाट पे भी महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठने का भी कांग्रेस को अधिकार नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं लोकतंत्र में। हम एमपीज कल पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर जरूर इसका विरोध करेंगे। हम हमारा धरना का प्रोग्राम जरूर देंगे। हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह में मानते हैं। आज आप सभी ने देखा होगा कि इसी दिल्ली में बीजेपी के लोग धरना भी दे सकते हैं, पूरा रास्ता डाइवर्ट किया जाता है क्योंकि बीजेपी का एजिटेशनल प्रोग्राम चल रहा है। वहां माइक लगता है, भाषण भी होता है, स्लोगन भी होता है। वहां 144 नहीं लगती है। बैरिकेड से कूद के बीजेपी का कोई बंदा उस ओर जाता है तो पहली गोद के बेटे को जैसे बाप संभाल के ले लेता है, उसी तरह से उसको नीचे उतारा जाता है। मैंने टीवी में ही देखा, आपने भी देखा होगा। ये तो ये लोकतंत्र है। मैं दिल्ली पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि आप किसी रंगा बिल्ला के सर्वेंट नहीं हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। जनता जो टैक्स भरती है उससे आपको तनख्वाह मिलती है। आपका सीआर माने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिर्फ सरकार के रजिस्टर में नहीं, ऊपर वाले के रजिस्टर में भी लिखा जाता है। इसको याद रखिए, कम से कम उनका डर रखिए। ये रवैया ठीक नहीं है, पर मैं समझ सकता हूं कि एक अत्याचारी शासक
जैसे शासन चलाता है वैसे गुजरात में चला है, और वही मॉडल आज दिल्ली में चलता है, जहां सोल्जर अच्छा है पर सेनापति अत्याचारी है, तो सोल्जर के पास वही करवाता है जो जायज नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।